कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और आज वित्त मंत्री और उनकी टीम ने इस आर्थिक पैकेज के पहले हिस्से का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। आज हम इसी आर्थिक पैकेज को सरल भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे और आज हुए फैसलों का पूरा मतलब आपको समझाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इन फैसलों का आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अब आपके सामने दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि आप अपनी जान कैसे बचाएंगे कोरोना वायरस से, और जब जान बच जाएगी तो फिर अगली चुनौती होगी कि अब जान के बाद आप अपनी जेब का ख्याल कैसे रखेंगे। क्योंकि इतने दिन घर में रहने के बाद अब आपको अपने आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी होगी। अब आपको यह समझ में आने लगा होगा कि जेब भी बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। इसलिए अब सारी जो बातें आज हम करेंगे वो आपकी जेब के बारे में करेंगे। अभी तक सिर्फ आपकी जान के बारे में बात कर रहे थे। आर्थिक पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में ज्यादा पैसे आएं, जिससे वो ज्यादा खर्चा कर सकें और अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटे। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अगले साल मार्च तक नॉन सैलरीड इनकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसे आप टीडीएस कहते हैं, यानी टीडीएस कटौती को 25% कम कर दिया गया है। टीडीएस की जो कटौती है वो 25% कम कर दी गई है। इसे आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो वो इस तरह है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो 1000 रुपए का काम करते हैं तो उसमें पहले 100 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 75 रुपए ही टैक्स देने पड़ेंगे, यानी 25 रुपए आपके बच जाएंगे। आपको टीडीएस का जो आपको देना है उसमें 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस फैसले से करीब 50,000 करोड़ रुपए लोगों के सीधे हाथ में आएंगे। ये बचत होगी आपकी, जो रकम अब तक सरकार के पास जाती थी, यानी सरकार ने अपनी जेब से 50 करोड़ रुपए आपके लिए रख दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भी अब 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं, उसके लिए भी आपको छूट मिल गई है। इसी तरह से आपकी सैलरी में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के हिस्से को भी अब कम कर दिया गया है। पहले आपकी तनख्वाह से 12% हिस्सा ईपीएफ में कट जाया करता था, अब सिर्फ 10% हिस्सा ही आपका कटेगा, यानी अब आपको इन हैंड सैलरी थोड़ी ज्यादा मिल पाएगी, अब आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर प्रोविडेंट फंड में पहले 12 रुपए आपके हिस्से से और 12 रुपए आपकी कंपनी के हिस्से से जाते थे, तो अब 10-10 रुपए ही जाएंगे, यानी 24 रुपए की जगह 20 रुपए ही पीएफ में जाएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा और आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। इसके अलावा 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार अगले 3 महीने तक और भरेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहले यह ऐलान किया गया था कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने के पीएफ का हिस्सा सरकार देगी। अब जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से की प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार ही भरेगी। इससे 3.5 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आर्थिक पैकेज के इस पहले हिस्से का जो फोकस है वो हमारे देश के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर है, जिनसे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इन्हें आप अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs कहते हैं। इस सेक्टर पर देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक निर्भर होती है। भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों से मिलता है, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। भारत में करीब 11 करोड़ लोग इन्हीं छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। भारत की जीडीपी का 30% हिस्सा इसी सेक्टर से आता है और इन्हीं कंपनियों का देश के कुल निर्यात में 40% हिस्सा है। इसलिए इन कंपनियों के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। इन कंपनियों में, इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में सबसे बड़ा संकट भी इन्हीं छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है, क्योंकि पिछले 50 दिन से देश में लॉकडाउन है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लानी है तो इन छोटी छोटी कंपनियों को ही सबसे पहले मजबूती देनी होगी, और यही वजह है कि आर्थिक पैकेज में सबसे पहले इन्हीं छोटे उद्योगों को राहत दी गई है। इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिए जाने का ऐलान हुआ है।
इससे करीब 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा होगा। कंपनियों को कारोबार के लिए आसानी से बिना गारंटी के लोन मिल सकेगा। यहां ये आपको नोट करना चाहिए, अब इन कंपनियों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। कंपनियां चाहें तो ब्याज का भुगतान 1 साल बाद भी कर सकती हैं। 1 साल तक उन्हें ब्याज से छूट मिलेगी। एमएसएमईज की परिभाषा में भी अब बदलाव कर दिया गया है। अब यह देखा जाएगा कि कंपनियों ने कितना निवेश किया और उनका कितना कारोबार हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले 25 लाख तक का निवेश करने वाली कंपनियों को माइक्रो माना जाता था, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनी को ही माइक्रो माना जाएगा। और इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेज वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिनमें 50 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार होगा। मीडियम एंटरप्राइजेज वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और 100 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार ये कंपनियां करती होंगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में इससे पहले टिक नहीं पाती थीं। इन कंपनियों के लिए एक लिमिट थी कि वो कितनी रकम का निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई छोटी कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए की कोई मशीन लगाना चाहती थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे डर होता था कि उसे सरकार से मिलने वाली ये रियायतें फिर खत्म हो जाएंगी। अब निवेश की लिमिट बढ़ाने से ऐसा होगा कि जो कंपनियां खुद को बढ़ाना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने नई संभावनाएं खोल दी हैं। अब वो निवेश के जरिए अपने प्रोडक्ट और अपनी क्षमता को बेहतर करके बाजार में विदेशी कंपनियों से टक्कर लेने की स्थिति में आ जाएंगी। लोकल को ग्लोबल करने के लिए ही आज 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए से कम का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। अब भारत सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए से कम का कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर घरेलू कंपनियों को ही मिलेगा। दुनिया की बाकी कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा, ग्लोबल टेंडर नहीं आएगा। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भारतीय कंपनी पेन या पेंसिल बना रही है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई भारतीय कंपनी पेन बनाती है, पेंसिल बनाती है और उसकी कॉस्ट 100 रुपए प्रति पीस है, तो अभी तक ऐसा होता था कि चीन जैसे देशों की कंपनियां वही प्रोडक्ट 80 रुपए प्रति पीस की कीमत में बेचकर सरकारी ऑर्डर हासिल कर लिया करती थी और भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि चीन में जो बनने वाला सामान था वो सस्ता होता था। आपको 100 रुपए का पड़ रहा है, चीन की कंपनी को 80 रुपए का पड़ रहा है और भारत सरकार का ये जो टेंडर था ये चीन की या किसी और विदेशी कंपनी को चला जाता था। इसके साथ ही सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड बनाया है। यह रकम उन कंपनियों को दी जाएगी जो कर्ज के बोझ की वजह से फेल होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। आर्थिक पैकेज में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी घरेलू कंपनी का पेमेंट 45 दिन के अंदर क्लियर हो जाए। यानी अगर किसी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी से कच्चा माल लिया है तो उसे 45 दिन के अंदर फाइनल पेमेंट कर देना होगा, इससे ज्यादा वो रोक नहीं पाएंगे। आर्थिक पैकेज के तहत ऐसे बड़े फैसले इसलिए किए गए हैं ताकि हमारे घरेलू उद्योग की क्षमता को बढ़ाया जाए, उन्हें एक ही दायरे में न रखा जाए, बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। यह प्रधानमंत्री के उस आर्थिक मंत्र के मुताबिक है जिसमें उन्होंने कल लोकल के लिए वोकल होने और लोकल को ही ग्लोबल बनाने की बात कही थी। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं
इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं उनके यहां तो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि सरकार की इन ऐलानों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इन्हें समझकर अपने आगे की रणनीति बनाती हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो गरीब लोग हैं या जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि सरकार कोई ऐलान भी कर देती है तो उन्हें वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस भाषा के साथ मीडिया भी उसे आपके सामने रखता है वो इतनी क्लिष्ट होती है, इतनी मुश्किल होती है कि आप लोग कभी समझ नहीं पाते। इसलिए आज हमने कोशिश की कि हम सरल भाषा में आपको समझा सकें कि आप चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप मजदूर हैं, आप कर्मचारी हैं, आप छोटे व्यवसायी हैं, आप बड़े व्यवसायी हैं, आप कुछ भी करते हो, आपके लिए सरकार ने क्या नया राहत पैकेज आपके लिए ऐलान किया है उसका, और आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आगे क्या होने वाला है उसकी जो कुंजी है वो यही राहत पैकेज है। इसलिए आप इसको एक बार नहीं कई बार सुनिएगा। आप चाहें तो डीएनए का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, नहीं तो हमारे डिजिटल वेबसाइट पर जाकर दोबारा से इसे देख सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें से कौन कौन सी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उनसे आपको फायदा हो सकता है। नए राहत पैकेज से छोटे उद्योगों को क्या फायदा होगा ये आपने समझ लिया, लेकिन अब भारत के एक विरोधाभास की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देश भर के करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें बहुत नुकसान हुआ है और लाखों की संख्या में मजदूर, श्रमिक अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसी पलायन से जुड़ी एक दुखद तस्वीर आज आपको भी देखनी चाहिए। ये एक वीडियो है, इसलिए ये वायरल वीडियो है, डिजिटल पर स्पेस पर आपको ये कई जगह मिल भी जाएगा, इसलिए हम इसकी सत्यता की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे बैलगाड़ी को खींचकर एक परिवार शहर से अपने गांव, अपने घर जा रहा है। ये परिवार मध्य प्रदेश के मऊ में फंसा हुआ था। जब रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ तो मजबूरी में इस परिवार ने बैलगाड़ी में अपना सारा सामान रखा और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। कहा जा रहा है कि रास्ते में ही बैलगाड़ी के एक बैल की मौत हो गई। इनमें से एक बैल अब मर चुका है, इसलिए उस बैल की जगह खुद वो व्यक्ति बैलगाड़ी खींचने लगा। बारी बारी से दोनों पति पत्नी इस बैलगाड़ी को खींच रहे थे। आप सोचिए 2020 में इससे दुखद तस्वीर और क्या हो सकती है। ये विरोधाभास दो तरह के भारत का है, एक इंडिया और एक भारत। एक भारत वो है, एक इंडिया वो है जो घर में आराम से बैठकर ऑनलाइन फिल्में देख रहा है, जिसकी चिंता ये है कि ये बार्स कब खुलेंगे, कॉफी शॉप्स कब खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स कब खुलेंगे, हम शॉपिंग कब कर पाएंगे, हम पार्टीज में कब जा पाएंगे। दूसरी तरफ वो भारत है जो सिनेमा घरों, शॉपिंग मॉल्स और इन रेस्टोरेंट्स का निर्माण अपने हाथों से करता है, लेकिन इनमें कभी जा नहीं पाता। यानी दूसरा भारत मजदूरी करता है, लेकिन जब रोजी रोटी पर संकट आता है तो इन लोगों को उन्हीं गांवों और कस्बों में वापस लौटना होता है जहां से ये बड़े बड़े सपने लेकर शहरों में आए थे। और इस बार तो लाखों लोग जिन सपनों को लेकर बड़े बड़े शहरों में आए थे, लाखों सपने इस बार टूट गए हैं और इन सपनों को हमेशा के लिए शहरों में दफनाकर लाखों की संख्या में लोग वापस अपने घर चले गए हैं या जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी रास्ते में होंगे और ये प्रण लेकर गए हैं कि अब वो दोबारा शहर नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लोग शहर नहीं आएंगे तो फिर इन्हें रोजगार कहां से मिलेगा, इन्हें खाने पीने का सामान कहां से मिलेगा, इनका इलाज कहां पर होगा। और सरकार ने ये जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जो छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, ये अपने यहां काम करने के लिए लोग कहां से लाएंगे। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दिए गए हैं। 6 लाख करोड़। लेकिन अभी सरकार ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की रकम सरकार खुद कहां से लाएगी, यानी ये पैसा सरकार के पास कहां से आएगा। कैसे सरकार इतने बड़े आर्थिक पैकेज को मैनेज करेगी जो हमारी जीडीपी का 10% है। इसका जवाब एक तो यह हो सकता है कि सरकार ने अभी बाजार से अपनी उधारी बढ़ा दी है,
पहले सरकार को 7.5 लाख करोड़ रुपए की उधारी लेने का अनुमान था, लेकिन अब कोरोना संकट की वजह से सरकार को अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपए बाजार से लेने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे। यानी सरकार की कुल मार्केट बोरोइंग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी सरकार पर कर्जा बढ़ जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास टैक्स से जो रकम आती है और जो रकम सरकार ने कई योजनाओं में बचत से जुटाई है, उससे सरकार इस आर्थिक पैकेज को मैनेज करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आर्थिक पैकेज का तीसरा स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है, जो बैंकों को नकदी मुहैया करवा रहा है, जिससे बैंक आगे आप सबको कर्ज दे सकें, लोन दे सकें। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल पर वोकल का नारा दिया है और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अभी भारत दूसरे देशों पर कितना निर्भर है और भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में कितना समय लग जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है जब आप अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे, अभी आप डीएनए देख रहे हैं, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और देखिए कि आपके घर में शुद्ध भारत में निर्मित कितनी चीजें हैं और आपके घर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो विदेशी हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, उसके बाद अपने टीवी की तरफ देखिए, ये टीवी कहां का बना हुआ है, किस कंपनी का है, और उसके बाद आप और बाकी चीजें देख सकते हैं, घड़ी देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं, एसी देख सकते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ देख सकते हैं और फिर यह तय कीजिए कि उसमें से कितने भारत में बने हैं। इस बात को आप खासतौर से चीन के उदाहरण से समझिए, जहां से भारत अपनी जरूरत की चीजों का 16% हिस्सा आयात करता है। भारत की जरूरत की 90% जीवन रक्षक दवाएं चीन से आती हैं। दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स का 75% हिस्सा भी चीन से ही आता है। 80% मेडिकल उपकरणों की सप्लाई चीन करता है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स यानी वाहनों के कल पुर्जों की 30% जरूरत चीन से पूरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जरूरतों का 60% आयात चीन से होता है। देश की करीब 90% टॉय मार्केट पर, खिलौनों की मार्केट पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का कब्जा है। देश की बाइसिकल मार्केट में, साइकिल के बाजार में 50% डिमांड आयात से पूरी होती है, जिसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। जाहिर है, अगर हमें लोकल पर वोकल होना है तो पहले चीन पर अपनी निर्भरता कम से कम करनी होगी। इसलिए हमारा मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और यही तैयारी प्रधानमंत्री ने जो आपके सामने बात रखी है, असल में उन्होंने आपको एक चुनौती दी है और प्रधानमंत्री हमेशा देश को एक बड़ी चुनौती देते हैं। अक्सर वो चुनौती ऐसी होती है कि देश को लगता है ये तो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि टास्क बहुत बड़ा दे दिया। इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ा टास्क आप सबको दिया है, हम सबको दिया है और हमें लगता है कि अगर इस देश ने ठान लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अगर हमने इस पर मेहनत से काम किया तो ये संभव है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.